नमस्कार, जेबीआर क्वांटम क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से देखा जाए और कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो दोनों के अंदर ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखता है। और इस पॉइंट का नाम है विद्युत द्विध्रुव। पॉइंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ऐसे दो आवेश जिनका परिमाण समान, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, जिन की मात्रा समान हो, मतलब ऐसे दो आवेश जिनका परिमाण समान हो और वे एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित हो। आवेशों के इस प्रकार के युग्म को हम द्विध्रुव कहते हैं। फिर सुनिएगा क्या होता है। ऐसे दो आवेश जिनका परिमाण समान हो और प्रकृति विपरीत हो, मतलब एक जितना प्लस का होगा और एक उतना ही माइनस का होगा, और एक दूसरे के अति निकट स्थित हो। आवेशों के इस प्रकार के युग्म को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब आपके सामने मान लीजिए एक माइनस आवेश है और इतना ही दूसरा प्लस आवेश है, तो ये बनता आपका डाइपोल। और ये एक दूसरे के अति निकट स्थित हो, बहुत ज्यादा पास पास में हो, तो ऐसे युग्म को हम बोलते हैं द्विध्रुव कहते हैं। दोनों आवेशों के मध्य बिंदु को, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु को द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं, और आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। मतलब इनके मध्य बिंदु को द्विध्रुव का केंद्र बोलेंगे, और आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, ये लाइन, इसको द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली रेखा को द्विध्रुव की निरक्ष कहते हैं। मतलब दो पॉइंट होते हैं, एक होता है अक्ष और एक होता है निरक्ष। तो निरक्ष एक्स के परपेंडिकुलर होती है, लेकिन द्विध्रुव के केंद्र से गुजरती है, उसे हम द्विध्रुव की निरक्ष बोलेंगे। द्विध्रुव से आप बात करेंगे तो जैसे डाइपोल बने, मतलब डाइपोल मोमेंट बने, द्विध्रुव आघूर्ण बने, इसके बाद तो अपना आदर्श द्विध्रुव की बात करें। एक होता है आदर्श द्विध्रुव। आदर्श द्विध्रुव, देखिए आदर्श द्विध्रुव की हम जब चर्चा करते हैं तो आदर्श द्विध्रुव के लिए एक कंडीशन होती है कि जो आवेश जो होते हैं आपका Q, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए इसका मान, यानी Q टेंड्स टू इनफाइनाइट, बहुत अधिक होना चाहिए, आवेशों का मान बहुत अधिक होना चाहिए। और आवेशों के बीच की दूरी हम यदि d से डिनोट करें तो ये नगण्य होनी चाहिए, यानी d टेंड्स टू 0। आवेशों के बीच की दूरी नगण्य हो, लगभग लगभग 0 हो, और आवेश का मान अत्यधिक यानी अप्रोक्सीमेटली अनंत हो, तो इसे हम आदर्श द्विध्रुव के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है कि आदर्श द्विध्रुव की शर्त लिखिए, तो शर्त के लिए पॉइंट आना आपको जरूरी है। मतलब ये आपके आइडल डाइपोल के लिए कंडीशंस होती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहां से द्विध्रुव से बनता है, वो बनता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये द्विध्रुव आघूर्ण की चर्चा होती है। देखिएगा, हम एक चित्र बनाते हैं आपके लिए। ये चित्र बनाया -q आवेश और दूसरा बना दिया आपके लिए +q आवेश।
और यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को हमने स्मॉल डी से डिनोट करा, और ये द्विध्रुव का केंद्र है जिसको आप O से डिनोट करते हैं। ये आपका केंद्र है डाइपोल का। सुनने वाली बात है, विद्युत द्विध्रुव में स्थित, ये विद्युत द्विध्रुव में स्थित है दो आवेश, एक है जितना माइनस का, दूसरा उतना ही प्लस का, मतलब दोनों की मात्राएं कैसी है, बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव में स्थित दोनों आवेशों में से किसी एक का परिमाण, दोनों आवेशों में से किसी एक का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P से व्यक्त करते हैं। ये एक सदिश राशि होती है, इसलिए हम क्या लगाते हैं, P वेक्टर। ये एक सदिश राशि होती है, सदिश राशियों की एक निश्चित दिशा होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो होती है ऋण से धन की ओर, यानी माइनस से प्लस की ओर, ये इसकी डायरेक्शन होती है। ध्यान रखने वाली बात है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर। और ये बात समझ में, P वेक्टर से डिनोट करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक। SI मात्रक क्या होता है, SI मात्रक कूलॉम इंटू मीटर होता है। CM से डिनोट करते हैं कूलॉम इंटू मीटर, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो SI मात्रक होता है वो होता है आपका कूलॉम इंटू मीटर होता है। हम कूलॉम इंटू मीटर को dy से भी डिनोट करते हैं, मतलब एक इनका SI मात्रक dy भी होता है, DEBYE, dy, इसको बोलते हैं dy। ये dy भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, और 1 dy इक्वल टू 3.3 इंटू 10 की घात -30 कूलॉम इंटू मीटर होता है। एक dy कितने के बराबर होता है, 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलॉम के इक्वल होता है। अर्थात हम इसको मैथमेटिकल रूप से फॉर्मूला यदि द्विध्रुव आघूर्ण का रखते हैं तो वो होता है P वेक्टर इक्वल टू Q क्रॉस स्मॉल d वेक्टर। यहाँ आपके सामने ये फॉर्मूला बन गया, जहां Q आवेश है और D दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। इसलिए इस डायग्राम के अंदर यदि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करें तो ये होगा माइनस से प्लस की ओर। ये आपके सामने आ गया P वेक्टर। ये P वेक्टर है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो -q आवेश से +q आवेश की ओर कार्य कर रहा है। सदिश राशि है, इसलिए P वेक्टर से हमने डिनोट किया। ये इसका फॉर्मूला है, ये इसके यूनिट होते हैं, मात्रक होते हैं, और अपने डेफिनेशन आपको बताई है। इसी तरीके से हम एक न्यूमेरिकल पर बात करें, बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखिए, हम अणुओं की बात करते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं और अध्रुवीय अणु होते हैं। जो ध्रुवीय अणु होते हैं वो द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं, मतलब ऐसे अणु या परमाणु जिनके धन तथा ऋण आवेशों का केंद्र संपाती नहीं होकर कुछ दूरी पर होते हैं, ऐसे अणुओं को हम ध्रुवीय अणु बोलते हैं। जैसे आप बात करें NaCl, एक ध्रुवीय अणु है, ये द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करेंगे Na+ और Cl- दोनों मिलकर के। Na पर जितना प्लस है Cl पर उतना ही माइनस होगा। जैसे बात करें H2O, ये भी एक ध्रुवीय हो गया। NH3 की बात करें, ये भी आपके लिए ध्रुवीय हो गया। KCl की बात करें, ये भी आपके लिए ध्रुवीय हो गया। मतलब ये सब के सब क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनको हम ध्रुवीय अणुओं के नाम से जानते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि NaCl अणु में Na+ तथा Cl- अणुओं के बीच की दूरी आयनों के बीच की दूरी 1.28
1.28 एंगस्ट्रॉम है। NaCl अणु में Na प्लस व Cl माइनस आयनों के मध्य की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है। तो इनसे निर्मित द्विध्रुव आघूर्ण की कल्पना कीजिए या उसको कैलकुलेट कीजिए। हमें कैलकुलेशन करनी है तो सबसे पहले हमें देखना होगा दिया है, क्या दिया है, आवेश की बात है, Q की बात है। Q क्या है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। Na प्लस पर एक प्रोटॉन के बराबर आवेश है, Cl माइनस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। इसका मतलब दोनों के लिए यहां जो डेटा आप देखेंगे प्लस माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बन गया, इसलिए एक द्विध्रुव को रिप्रेजेंट कर रहा है। और D की वैल्यू आपके सामने 1.28 एंगस्ट्रॉम, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 1.28 × 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर हो गया। इसी तरीके से आपके सामने द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं, P इक्वल टू Q × D। Q की वैल्यू आपके सामने 1.6 × 10⁻19 × D की वैल्यू 1.28 × 10⁻10। कैलकुलेशन करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने निकल करके डेटा आएगा 2048 × 10⁻29 कूलम इंटू मीटर। ये आपका P हो गया। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे और न्यूमेरिकल यदि एग्जाम में आता है तो उसका आंसर इस तरीके से आप बनाएंगे। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका न्यूमेरिकल हो गया। इनके बाद हम चर्चा करते हैं द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी मोस्ट। द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। इसे समझने के लिए मैंने क्या बोला, अक्ष। द्विध्रुव की अक्ष वह होती है जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपके सामने दो आवेश है, एक आवेश है -Q और दूसरा आवेश है +Q। ये दूसरा आवेश है +Q। इनका जो केंद्र है वो O है और ये A पॉइंट पर स्थित है और ये B पॉइंट पर स्थित है। मान लीजिए द्विध्रुव के बीच की दूरी स्मॉल d है तो हमने स्मॉल d से डिनोट कर दिया। दोनों केंद्र से दोनों आवेशों के बीच की दूरी d/2 हो गई और ये वाली डिस्टेंस भी आपकी d/2 हो गई। ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात, यदि इसका द्विध्रुव आघूर्ण यदि मैं देखता हूं तो द्विध्रुव आघूर्ण ये P वेक्टर हो गया जो कि माइनस आवेश Q से प्लस आवेश Q की ओर है। अभी तक हमने क्या किया, द्विध्रुव का डायग्राम आपके सामने सदिश चित्र बना दिया। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि द्विध्रुव के केंद्र से, ये द्विध्रुव का केंद्र O है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट है P जो कि इसकी अक्ष पर स्थित है और उस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो द्विध्रुव के प्रत्येक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर परिणामी तीव्रता का मान होगा। मतलब आप उस बिंदु पर इस -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और इस +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और दोनों का अध्यारोपण सिद्धांत लगा करके हम सदिश योग करेंगे और सदिश योग करने के बाद जो आपको रिजल्ट आएगा उसे हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। तो हमें क्या करना है, x की बात कर रहे हैं तो x की बात कर ली, ये आपका ले लिया पॉइंट P। इस पॉइंट P की केंद्र से दूरी मान लीजिए स्मॉल r है तो हमने स्मॉल r से डिनोट कर दिया। इस तरीके से दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है। विद्युत क्षेत्र की दिशा, पहली बात, A पर स्थित -Q आवेश के कारण
हमने बताया था ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होती है, इसलिए मान लीजिए ये माइनस आवेश है, ए पर स्थित है, इसलिए तीव्रता को ईए वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। ये ईए वेक्टर हो गया, यानी ए पॉइंट पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर होगी। अब क्या करें, बी पॉइंट पर प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो हमेशा आवेश से दूर की ओर होगी। इसका मतलब क्या हो गया, आपका एरो का सिंबल इधर लग जाएगा और इसको ईबी वेक्टर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, समझने वाली बात यह है, हमेशा आवेश और दूरी पर निर्भर करती है। तो यहां दोनों के आवेशों का परिमाण एक जैसा है, दूरी बिंदु P की आवेश प्लस Q से कम है और आवेश माइनस Q से ज्यादा है, इसलिए दोनों की दिशाएं अलग अलग होने के कारण P पर परिणामी तीव्रता प्लस Q आवेश के कारण होगी। यदि यहां माइनस आवेश होता तो परिणामी तीव्रता माइनस Q आवेश के कारण होती, इसलिए हमें सबसे पहले प्लस Q आवेश माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आप बिंदु P पर निकालेंगे। वो विद्युत क्षेत्र आपके लिए ईए वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की चर्चा हमने करी थी, KQ/R² होता है, K की वैल्यू वैक्यूम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। इसके बाद Q ये आपका हो गया माइनस Q अपॉन R², R की वैल्यू है A से लेके P तक की दूरी, AP का स्क्वायर बन गया। और क्या लगाएंगे, AP की दिशा, यहां से इधर की बात करें तो P वेक्टर की दिशा में और P वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश P कैप लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपके, इस तरीके से हमने इस डेटा को रखा है। इसी तरीके से चर्चा यदि हम करते हैं AP की दूरी यहां से निकालते हैं, यहाँ AP इक्वल टू आपके सामने क्या है, AP की वैल्यू निकालना आप यदि आपको है तो इसको लिख सकते हैं OP प्लस OA, O से लेके P तक की दूरी R है और A से लेके O तक की दूरी है आपके सामने D/2, तो इसको लिखेंगे R प्लस D/2। इसलिए आपके सामने जो डेटा बनता है, वो डेटा जो बन रहा है वो ये बनेगा EA वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका डेटा बन रहा है। यहां जो सिंबल चल रहा है आपका वो माइनस का सिंबल चल रहा है। क्या करेंगे, KQ आपके सामने आ गया, यहाँ Q अपॉन डिस्टेंस क्या है R प्लस D/2 का स्क्वायर और यहाँ P कैप लगा दिया, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस माइनस को यहां लिख देते हैं माइनस P कैप, तो भी बात वही थी, यहां माइनस लगाया, इसका मतलब क्या हो गया, P वेक्टर यानी P कैप के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका नाम आपने रखा है EA वेक्टर रख दिया। इसी तरीके से हम चर्चा करते हैं, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार आप किसकी बात करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र चाहिए आपको, ये विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, EB वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP का स्क्वायर, ये BP का स्क्वायर, और आगे क्या है विद्युत क्षेत्र की दिशा P कैप की दिशा में, देखो P वेक्टर की दिशा में है, EB वेक्टर पहले वाला अपोजिट था, इसलिए ये जो माइनस लगाया यहाँ पे माइनस लिया हमने, इस माइनस को यहाँ शो नहीं करके यहाँ भी लगा सकते थे। यहाँ माइनस लगाने का मतलब क्या हो गया, P वेक्टर का जो इकाई सदिश है उसके विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है जो E वेक्टर हमने इस इक्वेशन में रखा है। इसी प्रकार यहाँ बात कर रहे हैं, ये P वेक्टर की दिशा में, इसलिए P कैप यहाँ पे लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी वैल्यू देखेंगे, BP की वैल्यू चाहिए, B से लेके P तक की आपके सामने OP की वैल्यू है, OP में से OB घटा देंगे तो आपके सामने BP निकल के आ जाएगा। BP इक्वल टू OP माइनस OB, OP की वैल्यू R, OB की वैल्यू D/2, इसलिए आपके सामने EB वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस D/2 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया अपने P कैप, इक्वेशन नंबर 2।
मतलब आपके अलग अलग जो पॉइंट चार्ज थे उनके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं समीकरण 1 और समीकरण 2 में आ गई। क्या लिखेंगे? अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कौन सा सिद्धांत लगाते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं। दोनों के सदिश योग के बराबर होना चाहिए। E A वेक्टर प्लस EB वेक्टर। इक्वेशन नंबर 3 क्या बोलेंगे? समीकरण 3 में 1 व 2 से मान रखने पर आप इन दोनों से मान रख देंगे। मान रखेंगे तो EP वेक्टर इक्वल टू EA वेक्टर की वैल्यू आपके सामने ये वाली है। ये बन गया आपके सामने -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस dy2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ P कैप चल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस dy2 का होल स्क्वायर P कैप चल रहा है। अब कॉमन जो चीजें इसके अंदर आ रही है उनको हम कॉमन लेते हैं। तो आपके सामने EP वेक्टर इक्वल टू, देखिएगा यहां से ये वाली वैल्यू है और यहां से ये वाली वैल्यू है, सेम है तो इसको बाहर खींच सकते हैं। बाहर खींचा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट लगा, यहाँ बचा -1/R प्लस dy2 का होल स्क्वायर बच गया। यहाँ बचा प्लस 1/R माइनस dy2 का होल स्क्वायर बच गया। ब्रैकेट के बाहर आपका P कैप दोनों के अंदर कॉमन है तो ये P कैप आपका इकाई सदिश हो गया। इसी तरीके से हम आगे इस डेरिवेशन को बढ़ाते हैं तो आगे देखिएगा आपका क्या होता है। एलसीएम लेना है हमें, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो सेम एलसीएम आएगा और क्या लिखेंगे? EP वेक्टर इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट एलसीएम लेना चाहते हैं तो बढ़ेगा R प्लस dy2 का होल स्क्वायर और R माइनस dy2 का होल स्क्वायर। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे, कैंसिल हुआ, बच गया ये ऊपर फॉर्मूले में माइनस है, R माइनस dy2 का होल स्क्वायर आ गया। चिन्ह का यहाँ पे प्लस का, इसमें इसका डिवाइड करेंगे, कैंसिल हुआ, ये बच गया तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे R प्लस dy2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर आपने रखा P कैप। अब यहाँ बन रहा है A माइनस B का होल स्क्वायर, ये बन रहा है A प्लस B का होल स्क्वायर और यहाँ बन रहा है A प्लस B और A माइनस B, मतलब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो आपके सामने ये फॉर्मूला बन गया EP वेक्टर इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट एलसीएम बन गया A का स्क्वायर मतलब R स्क्वायर, B का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर, पावर 2 चल रहा है 2 चलेगा, फॉर्मूला लगाए A प्लस B ब्रैकेट A माइनस B, ये वाला फॉर्मूला। अब इसका विस्तार करेंगे, माइनस A का स्क्वायर मतलब R स्क्वायर 2AB माइनस RD प्लस B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपॉन 4, ब्रैकेट प्लस यहाँ क्या हो रहा है R स्क्वायर प्लस 2RD मतलब 2 से 2 कैंसिल प्लस D स्क्वायर अपॉन 4, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे? P कैप। ये आपका डेरिवेशन हो गया। अब यहां से देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का R, माइनस माइनस। अब इसको आगे हम सोल्व करते हैं, यहाँ आया आपका माइनस, माइनस को ब्रैकेट में आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का R स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मतलब प्लस RD बन गया, माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बन गया मतलब माइनस D स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ माइनस का है यहाँ प्लस का है। अरे ये बात समझ में, तो इस ब्रैकेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये आपका ब्रैकेट हट गया। अब देखिए यहाँ से R स्क्वायर से आपका R स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, माइनस D स्क्वायर 4 से आपका प्लस D स्क्वायर 4 कैंसिल हो रहा है, बचा क्या है यहाँ पे RD, यहाँ पे क्या बच रहा है RD मतलब 2RD हो गया। इसको ऐसे लिखेंगे EP वेक्टर इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट आपका RD प्लस RD, इसको लिखेंगे 2RD अपॉन R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 4 का
होल स्क्वायर ब्रैकेट पी कैप। ये आपके सामने डेटा निकल के आ रहा है। अब देखिएगा ईपी वेक्टर इक्वल टू 2 आपका बाहर लेते हैं, क्यू और डी को साथ रखते हैं, ये तो क्यू डी बन गया। इसके बाद आर आ रहा है, नीचे चल रहा है 4 पाई एप्साइन नॉट ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ चल रहा है पी कैप। यहाँ लिखते हैं चूंकि जो आपका पी वेक्टर इक्वल टू होता है क्यू डी वेक्टर, इसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, ये बोला करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण है। और यहाँ जो आर है वो केंद्र से बिंदु P की दूरी है, जो कि बहुत ज्यादा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब दोनों के बीच की जो दूरी है माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की, वो अत्यल्प है आर के सापेक्ष। तो यहाँ क्या लिख देंगे, आर वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, अतः डी की उच्च घातों को नगण्य मानने पर, उच्च घातों को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, ये मानने पर क्या आएगा आपका ईपी इक्वल टू 2 क्यू डी को लिखते हैं आप पी वेक्टर आर अपॉन 4 पाई एप्साइन नॉट, यहाँ डी की उच्च घात मतलब क्या हो गया 0, यहाँ आर के पावर 2, इसके ब्रैकेट के ऊपर 2, आर के पावर 4 पी कैप, ये आपके सामने आ गया। या यहाँ वेक्टर नहीं भी लगाए तो भी चलेगा आपके लिए, इस तरीके से बन गया, क्योंकि यहाँ डी पर अपन ने वेक्टर नहीं लगा रखा है। तो ये आपके सामने इस तरीके से बनेगा ईपी वेक्टर इक्वल टू आर ऊपर 1 है, आर के पावर यहाँ 4 है तो 3 हो गया, इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्साइन नॉट 2 पी पी कैप अपॉन आर के पावर 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्साइन नॉट 2 पी वेक्टर अपॉन आर के पावर 3। ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन गया। दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। इस तरीके से हम क्या करते हैं, पूरा डेरिवेशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, और फाइनल फॉर्मूला हम डेराइव करते हैं। मतलब क्या हो गया, ये बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती आ रही है, और R की घात 3 के व्युत्क्रमानुपाती आ रही है, और बिंदु आवेश के कारण तीव्रता हमने देखी थी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती द्विध्रुव की x पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है। एक बात यहां से क्लियर है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्सीय बिंदु पर P वेक्टर की डायरेक्शन में है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि x पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है, दोनों एक ही दिशा में होती है। अर्थात आप P वेक्टर की डायरेक्शन में E वेक्टर को यहां देखते हैं। इस तरीके से आपके सामने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो एग्जाम की दृष्टि से डेरिवेशन है आपने देखा है। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।